नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आज हम आपको बताएंगे कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा है, कहां पर एक्शन है और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। दूसरी बड़ी खबर आज की है एमएसपी को लेकर के डिमांड अब तेज हो गई है। किसानों की अब मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। आज हम डिटेल में आपको इक्वेशन समझाएंगे कि क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी संभव है। इस पर हम पूरा गणित आपको एमएसपी का बताएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त दो खास मेहमान जुड़े हैं। किशोर नारने मोतीलाल ओसवाल के, प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, और साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में एससी फार्म पैनल के मेंबर अनिल घनावत भी जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी, आज की हमारी थीम यह है कि गोल्ड जब 49,000 के लेवल को क्रॉस किया और 49,500 के भी ऊपर गया तो ये बात बहुत जोरों से चलने लगी कि अब तो 50,000 का सफर बहुत पास में है और बहुत जल्द गोल्ड 50,000 के लेवल को टच करेगा। लेकिन हुआ उल्टा, गोल्ड एक बार फिर से 49 के नीचे आ गया। तो आज हमने नाम दिया है कि गोल्ड की तेजी टेक इट इजी, मतलब बहुत गंभीरता से आप ना लें, बहुत सीरियस ना हो जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, तो ऐसा नहीं कि 49 के नीचे गया तो आप बहुत गंभीर हो जाए कि 50 तो जाना ही जाना है, जल्द जाना है। तो आप जरा बताएं कि अब क्या किया जाए। 49,000 से नीचे क्या गोल्ड बहुत लंबे समय तक होल्ड करने वाला है? क्या होने वाला है अब गोल्ड में सर? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक यहाँ पे जैसा हाल फिलहाल के लिए मार्केट ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन कितना सीरियस रहने वाला है, कि यह शॉर्ट टर्म टेम्पररी मतलब इन ट्रांसिट इन्फ्लेशन जो बोलते हैं, ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन होगा या परमानेंट होगा। इसके साथ जो इकोनॉमी को और लोगों को आमदनी से और परचेजिंग पावर सब्सटेंशियली डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, मतलब इन्फ्लेशन का असर कितना रहेगा, ये बहुत ज्यादा डिबेटेबल इश्यू है हाल फिलहाल के लिए। जो सेंट्रल बैंक से फेडरल रिजर्व जैसा सब लोग ये बोल रहे हैं कि ट्रांजिटरी रहेगा, 1 साल 2 साल का आपके इन्फ्लेशन दिखेगा, बट वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ज्यादा डरावनी भी नहीं है। तो हम लोग ब्याज दरों को बढ़ाने में इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट उनका जो रवैया है अभी तक। बट मार्केट्स को ये बार बार एहसास दिला रहा है कि नंबर्स और डेटा जो है जब भी आता है तो वो एहसास दिला रहा है कि आपकी इन्फ्लेशन हायर रहने वाला है। तो ये दोनों के बीच में जो है गोल्ड का उथल पुथल हो रहा है। और मेरे हिसाब से मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट्स अभी भी बरकरार है, तेजी बरकरार है। मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन थोड़ा सा परेशानी करेगा और मेरे हिसाब से आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको बाय साइड पे ही रहना चाहिए, इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के हालांकि जैसा भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, हालांकि आप अगर एक हफ्ते के अंदर का अगर व्यू मान के चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली का राय निकल के आ रहा है। और 48,950 आज का जो अगर इंट्राडे में थोड़ा सा ऊपर आता है तो इसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। डाउन साइड में 48,650 670 लेवल्स देख सकते हैं। बट ये एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, मीडियम लॉन्ग टर्म दोनों तेजी का ही बना रहना चाहिए। यानी कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में गोल्ड में तेजी के ही संकेत हैं और शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ा सा मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन अब प्रीतम पटनायक जी, मैं आपसे बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। 48,800 के आसपास है गोल्ड, डॉलर मजबूत हुआ है, डॉलर इंडेक्स 16 मंथ की हाई पर है। तो आप जरा बताएं कि अमेरिका के आर्थिक आंकड़े भी मजबूत आए हैं, तो आज के लिए एग्जैक्टली अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड लेना चाहे 48,800 के आसपास गोल्ड में, तो आपको लगता है कि इस लेवल पे बाई बनता है या सेल करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे को भी यही लगता है कि 49,000 के लेवल पे एक्चुअली एक अच्छा शॉर्ट बनता है इंटरडे बेसिस के लिए। लॉन्ग टर्म वैसे जैसे किशोर जी ने बोला था, आई थिंक ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है, बट शॉर्ट टर्म में हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 9,000 पे हम लोग शॉर्ट जा सकते हैं, एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 49,150 का, एंड टारगेट हम लोग 48,800 का देख सकते हैं इसमें। तो शॉर्ट टर्म में तो खैर हमें भी यही लग रहा है कि रुझान थोड़ा मंदी का ही है। तो दोनों एक्सपर्ट एक ही लाइन पर हैं, कोई मतभेद नहीं है। किशोर जी और प्रीतम जी में दोनों कह रहे हैं कि आप गोल्ड बेचिए। इससे अच्छी कॉल आपके लिए और क्या होगी कि जब दोनों एक्सपर्ट की एक ही राय हो। कई बार ये होता है कि अलग अलग राय होती है, तब आपको सोचने में और कॉल लेने में दिक्कत होती है। लेकिन आज दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपके लिए गोल्ड में बिकवाली का मौका है, लेकिन हाँ, आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और तब आप यहां पर गोल्ड में सेल का ट्रेड ले सकते हैं। किशोर जी, चांदी में भी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्या? शॉर्ट टर्म में गिरावट और लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में तेजी?
आई थिंक चांदी में भी ऐसा ही है कि शॉर्ट टर्म में तो यस गिरावट आने का आशंका ज्यादा है, और हाल फिलहाल के लिए अगर आप करंट लेवल्स पे भी बिकवाली करना चाहता है तो आपको 65,000 रुपीज का आपको निचले स्तर देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बिकवाली का राय रहेगा, और लॉन्ग टर्म में यस नीचे में एक्यूमुलेट करने का देखते हैं। 63,000 64,000 के आसपास एक्यूमुलेट करने के लिए सोचना चाहिए। प्रीतम जी, आप जरा बताएं, अगर मैं बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस से पर आपसे राय लेना चाहूं, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और आपको सुनते ही वो कॉल लेंगे कि बाई करना है या सेल करना है, तो आप उनके लिए क्या कॉल देंगे चांदी में करंट रेट पर? तो करेक्ट, हमारा ये कॉल है कि हम लोग अराउंड 66,000 लेवल पे शॉर्ट करना हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, इसलिए हमारा सेल कॉल है 66,000 के लेवल पे। स्टॉप लॉस हमारा 66,300 का है और टारगेट प्राइस 65,600 के लेवल पे। तो थोड़ा रुक के हम लोग बेचे, थोड़ा ऊपर के लेवल पे, आई थिंक बेटर ट्रेड बनेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दोनों की राय चांदी में बिकवाली की ही है। टारगेट है 65,000 का, एक टारगेट है 65,600 का, और बिकवाली की राय है 66,000 और 65,900। तो अपने हिसाब से आप लेवल चुन लें, लेकिन राय बिकवाली की है, इसको आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रूड में आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, एससी फार्म पैनल के मेंबर अनिल घनावत साहब। उनसे हम जानेंगे कि क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी मुमकिन है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो वीर चक्र से सम्मानित किए गए अभिनंदन वर्धमान अभी आप देख रहे थे तस्वीरों में। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर, और अब हम बात करते हैं क्रूड की। जी हाँ, कच्चे तेल में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, और क्रूड का मार्केट इस वक्त आप देखिए एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5,659 5660 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि मामूली गिरावट है इस वक्त, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम ठीक ठाक टूट गए हैं, और 79 के नीचे आ गया है ब्रेंट क्रूड, और नाइमेक्स क्रूड 76 के नीचे यहां पर ट्रेड कर रहा है। पटनायक जी, आप जरा बताएं कि क्रूड का मार्केट, क्या आपको लगता है कि जिस तेजी से नीचे आया है, अब 75 के नीचे भी ब्रेंट आ सकता है? देखिए, मेरा मानना यह है कि क्रूड ऑयल के जो करेक्शन के रीजंस है, क्योंकि हम लोग जो तेजी के लिए भी सोचा था, क्योंकि पोस्ट कोविड ओपनिंग स्टोरी ने क्रूड को प्रोपेल किया था। आई मीन ऑब्वियसली नेचुरल गैस के प्राइसेस ने भी उसको असिस्ट किया था, बट मेजर स्टोरी ये थी कि डिमांड इतनी बढ़ गई है पोस्ट कोविड कि बढ़ जाएगा। और जब वापस कोविड का स्टोरी रिन्यू हो रहा है, और स्पेशली इन यूरोप, जहां पे हमने देखा है ऑस्ट्रिया ने ऑलरेडी लॉकडाउन किया, और जर्मनी और अलग यूरोपियन नेशन थोड़ा सा प्रेशर कर रहे हैं, उस चक्कर में हमने देखा कि एक कोविड के स्टोरी के हिसाब से क्रूड के प्राइसेस करेक्ट होने शुरू हुए, और उसके ऊपर दबाव यूएस का भी था, इंडिया और चाइना का भी था, जो 3 मेजर कंज्यूमिंग नेशन है, जो बोल रहे थे कि ओपेक को कि 5 मिलियन बैरल आप पंप करिए, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, और ये डेफिसिट के चक्कर में प्राइस इतना बढ़ रहा था। और कहीं ना कहीं ये डिस्कशन भी था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे भी टैप होगा, और उस सब डिस्कशन ने क्रूड के प्राइसेस को दबाव में डाल दिया। पर आप ये मान के चलिए, अभी बिकॉज कोविड का स्टोरी वापस भी सरफेस कर रहा है, ओपेक के पास तो एक बहाना मिल गया उनको कि अभी वो बोलेंगे कि वापस कोविड का प्रेशर आएगा, ना तो हम लोग उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज करने में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना यहाँ हम लोग यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा मतलब बढ़ा सकते हैं सप्लाई इन द मार्केट। तो मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा हम लोग बॉटम देख रहे हैं क्रूड में। इस हाल फिलहाल में 2 तारीख को दिसंबर को मीटिंग है कोविड ओपेक के कमेटी का। मेरे हिसाब से ये हम लोग सरप्राइज नहीं होंगे, देखा जाए तो वो आके बोले कि हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कट करेंगे। तो मैं यहाँ से ज्यादा मंदी का नहीं देखता हूँ, इसीलिए हम लोगों ने हमारे हिसाब से एक अच्छा लेवल है जहाँ पे हम लोग वापस एंटर कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ट्रेडिंग के हिसाब से भी हमारा क्रूड पे बाई है। हम लोग बोलते हैं कि 55,670 लेवल पे हम लोग क्रूड बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 5630 के लेवल पे, एंड टारगेट 5720 का हम लोग लेके चल रहे हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। किशोर जी, अगर मैं आपसे पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से पूछूं, क्योंकि डिमांड घटने की बात तो की गई कि ओपेक ने भी कहा और अमेरिका भी लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उत्पादक देशों पर कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड घटने की चिंता बढ़ गई है। यूरोप में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। तो आप जरा बताएं कि कच्चे तेल में पोजिशनल ट्रेडर को इस वक्त क्या करना चाहिए? मोतिन जी, आपने बिल्कुल सही बोला। और दूसरी चीज ये भी है कि आज अगर देखें तो जापान ने भी ये व्यक्त किया है कि
उन लोग भी अमेरिका के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से क्रूड निकालेंगे। तो अगर होता है, प्रोबेबली ये हफ्ते में एक अनाउंसमेंट आ सकता है कि जापान और यूएस दोनों साथ में ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कुछ क्रूड का इन्वेंट्रीज मार्केट में निकाल सकते हैं। तो अगर अभी ये पूरा हद तक मार्केट में डिस्काउंट नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो आई थिंक यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म का बिकवाली का ही राय मेंटेन करूंगा। प्रॉब्ली डाउन साइड में आप इंट्राडे अगर देखें 5600 तक जगह है। अगर एक दो दिन का अगर व्यू, अगर ये यूएस और जापान का जॉइंट स्टेटमेंट आता है कि एसपीआर को रिलेटेड अगर आता है, तो प्रॉब्ली आपको 5480 5500 तक भी आपको डाउन साइड दिख सकता है, विच इज शॉर्ट टर्म प्रेशर। अगेन आपने बोला है कि यूरोप में जो कोविड का केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है। तो हाल फिलहाल के लिए मैं बाइंग अवॉइड करूंगा, बिकवाली ही करके चलना चाहिए। एंड डाउन साइड में आपको 5600 या 5580 तक भी आपको डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पर। नेचुरल गैस का मार्केट अभी आपको चूंकि बहुत तेज गिरावट आई है और 370 के नीचे आ गया है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि अभी ग्लोबली डिमांड बढ़ेगी ठंड बढ़ने से, लेकिन मार्केट दबाव महसूस कर रहा है। तो पटनायक जी, आप जरा बताएं कि नेचुरल गैस गिर क्यों रहा है और क्या अभी और गिरने वाला है? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। आई थिंक मैं सप्लाई एंड डिमांड का तो डिस्ट्रप्शन है वो सबको पता ही है, बट आई थिंक मेजर अभी जो वर्ल्ड में जिसका रुझान जिसके हिसाब से चल रहा है वो है वेदर विंटर्स आर गोइंग टू बी सिवियर और नॉट, कि कितना सिवियर होगा विंटर, उसके हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो थोड़ा मिक्स्ड है। यूएस में आपका वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट में विंटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी थोड़ा ज्यादा सिवियर होने की एक्सपेक्टेशन है, जबकि वेस्ट कोस्ट में सर्दी इतनी नहीं होने की क्षमता है। मेजर चीज यूरोप, जिसके चक्कर में ये ट्रेड बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में थोड़ा डिफरेंट आया था, वहां पे विंटर्स इतना सिवियर अभी नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आई थिंक वही स्टेटमेंट यहाँ पे बेसिकली हेल्प कर रहा है अपने को। एंड उस चक्कर में हम लोगों ने देखा है कि नेचुरल गैस के प्राइस थोड़ा कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। दूसरा मेजर डेवलपमेंट जो है, जो रशिया जो पहले बहुत ही रिजिड होकर बैठा था कि ऑन सप्लाई फैक्टर टू यूरोप के लिए, उन्होंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाया है। एंड उसके चलते में हमको दिख रहा है कि नेचुरल गैस प्राइसेस अगेन थोड़ा सा सॉफ्टनिंग हुआ था। बट उस हर एक चीज में भी, जैसे मैंने आपको बोला है कि हर एक चीज का एक फ्लोर होता है, हमें लग रहा है कि हम उस फ्लोर के आसपास आ गए हैं। हमको लगता है कि अराउंड 350-55 के आसपास यदि आता है नेचुरल गैस, वहां से खरीद के चल सकते हैं हम लोग। एक स्टॉप लॉस 360 के आसपास लगा के रख सकते हैं और एक टारगेट प्राइस ऑफ 350 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं और टारगेट 370 का लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी नेचुरल गैस के ऊपर। बिल्कुल संक्षेप में किशोर जी, मेटल का मार्केट आपको आज के लिए कैसा लग रहा है और आज बेस मेटल में कोई टॉप पिक आपकी? आई थिंक सी मेटल में अगेन डिमांड रिलेटेड एंड इन्वेंट्री रिलेटेड सपोर्ट फैक्टर्स है। अगर खास करके अगर कॉपर लेकर देखेंगे तो अगस्त में करीब करीब आपको 2.5 लाख टन का इन्वेंट्री पड़े थे। अभी अगस्त से लेकर नवंबर तक आपको 90,000 टन के अंदर आ गया है, जो एलएमई वेयर हाउस इन्वेंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड, आई थिंक वैट बढ़ाने के, चाइना वैट बढ़ाने का जो चक्कर में आई थिंक कॉपर का जो प्रीमियम है, चाइना के अंदर जो प्रीमियम है ग्लोबल प्राइसेस से कंपैरेटिवली, वो उसका स्पाइक हुआ है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मेटल लोअर इन्वेंट्रीज का लेके एक सबसे ज्यादा जो है वो तेजी का फैक्टर हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मैं अगर देखूं तो लेड और एल्यूमिनियम, ये दोनों फैक्टर्स, ये दोनों काउंटर्स मुझे काफी तेजी लग रहे हैं। और लेड में अगर बाइंग करना है 184 हाफ के आसपास लेड में बाइंग कर सकते हैं, 188 का टारगेट रख सकते हैं। और जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है 209 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं 212 का टारगेट के लिए। ओके, तो ये राय आपकी लेड पर है। और अब आपको बताते हैं, क्योंकि आज से वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की शुरुआत हुई है और एमसीएक्स पर आज इसे सेलिब्रेट किया गया है। और आज एमसीएक्स पर कमोडिटी इनसाइट्स ईयर बुक भी लॉन्च किया गया है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो आज से वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की शुरुआत हुई है और आज चीफ गेस्ट थे इस इनॉग्रेशन में, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जीपी गर्ग साहब जो कि ईडी हैं सेबी के, शामिल थे आज चीफ गेस्ट के तौर पर। और आज से वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की शुरुआत हो गई है। एक कमोडिटी ईयर बुक भी आज इस मौके पर लॉन्च किया गया है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।